नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय और प्रादेशिक संस्थाओं के अंतर्गत आज के इस टॉपिक में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का, जिसमें कि हम लोग महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं। महान्यायवादी कौन होता है दोस्तों? तो भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का सृजन किया गया है। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी होता कौन है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर होता है। सुप्रीम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। तो महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। यह भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह एडवाइस देता है। तो ये महान्यायवादी क्या करता है? तो ये भारत सरकार को लीगल मामलों में, विधिक मामलों में क्या करता है? सलाह देने का काम करता है, एडवाइस देने का कार्य करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो याद रखेंगे कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का सृजन किया गया है। और ये जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, ये क्या है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और यह भारत सरकार को विधिक मामलों में एडवाइस देता है, सलाह देता है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो है तो संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति करी जाती है। अब देख लेते हैं, भारत में 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। तो भारत में 3 जो क्या हैं? अधिकारी हैं, 3 ऑफिसर्स हैं जिनको क्या माना गया है? विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर्स माना गया है। पहला कौन है? भारत का महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जिसको AGI शॉर्ट में भी कहते हैं। तो AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा जो क्या है अधिकारी है वो कौन है? तो भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो अधिकारी है जो कि विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, भारत के अपर महाधिवक्ता होते हैं। तो भारत के क्या हैं? अपर महाधिवक्ता हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ASGI। तो याद रखेंगे AGI, SGI और ASGI 3 क्या हैं? जो है तो विधि अधिकारियों के पद हैं। अब इसमें से क्या है? जो महान्यायवादी है वो सर्वोच्च स्तर पर होता है। तो सबसे इसमें जो प्रमुख होता है, बड़ा होता है, तो वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है, AGI होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सहायता देने के लिए महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करी जाती है और इसी तरह से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद का सृजन किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों 3 प्रमुख अधिकारी जिनको विधि अधिकारी माना गया है, तो AGI, SGI और ASGI याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और
ASGI एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 3 जो हैं तो अधिकारी हैं जिनको भारत में विधि अधिकारी माना गया है। अब महान्यायवादी पद के लिए योग्यताएं कौन कौन सी हैं? तो महान्यायवादी पद के लिए योग्यता कौन सी होनी चाहिए? तो महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती हैं। तो महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो जो क्या है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होती है, वही योग्यता क्या है, महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए होनी चाहिए। तो महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती हैं। तो जो क्या है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता है, वही योग्यता महान्यायवादी नियुक्त होने की भी योग्यता है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। महान्यायवादी का जो कार्यकाल है उसको संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसे पद से हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। तो क्या है, जो महान्यायवादी का कार्यकाल है कि कितने टाइम तक ये कार्य करेगा, इसको संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होगा, और इसके अलावा संविधान में उसको पद से हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं करी गई है। तो संविधान में उसके कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है और उसको पद से हटाने की भी कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 76(4). अनुच्छेद 76(4) क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद पर रहेगा। तो अनुच्छेद 76(4) क्या कहता है कि जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब तक क्या है, राष्ट्रपति का प्रसाद बना रहेगा तब तक वो पद पर बना रहेगा। ऐसा अनुच्छेद 76(4) कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, अर्थात जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद जब तक राष्ट्रपति की क्या है उस पर जो है तो प्रसाद मतलब कृपा बनी रहेगी, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो क्या रहेगा, पद पर बना रहेगा। वह अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करे। तो उसको कोई वेतन नहीं मिलेगा, उसको पारिश्रमिक मिलेगा। यहाँ पे याद रखेंगे, पारिश्रमिक उसको मिलेगा, वेतन नहीं है यहाँ पे। तो जो महान्यायवादी है वह अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा पारिश्रमिक मेहनताना प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करे। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उसके पारिश्रमिक कि उसको कितना जो है तो पैसा मिलेगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों महान्यायवादी की शक्तियाँ। तो महान्यायवादी की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो महान्यायवादी की शक्तियों की यदि बात करें तो अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई ऑडियंस का अधिकार होगा। तो जो अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 76(3) है, 76 का सब क्लास 3 है, उसके अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्य के पालन, अपने जो है तो कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। तो सभी न्यायालयों में वो सुनवाई कर सकता है, उसको अधिकार है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो संसद के किसी भी सदन या कि जो अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, उस संयुक्त बैठक में तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है, और संसद की कोई यदि समिति है जिसका क्या है महान्यायवादी सदस्य है, उसकी उन सब की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का उसको क्या है, अधिकार है। हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। तो याद रखेंगे कि जो अनुच्छेद 88 है उसमें कहा गया है कि महान्यायवादी क्या है, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, किंतु उसको उसमें मत देने, संसद के सदनों में मत देने का उसको अधिकार नहीं है। तो महान्यायवादी कार्यवाहियों में, संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। बोलने और भाग लेने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है।
महान्यायवादी की शक्तियों में अगली जो शक्ति है तो वो क्या है, अनुच्छेद 105 के सब क्लास 4 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो जो छूट क्या होती है संसद सदस्यों को प्राप्त होती है, वही छूट वही विशेषाधिकार क्या होते हैं, महान्यायवादी को भी मिले होते हैं। तो महान्यायवादी क्या है, एक तरह से महान्यायवादी को भी क्या है, अनुच्छेद 105(4) के अनुसार जो क्या है कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को जो क्या है छूट उन्मुक्तियां विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वही छूट विशेषाधिकार क्या है, महान्यायवादी को भी मिले होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कौन से कार्य सौंपे गए हैं। तो महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, तो पहला कार्य है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। तो पहला कार्य क्या है, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो क्या होता है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या करते हैं, महान्यायवादी को कार्य दे सकते हैं। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, तो भारत सरकार से संबंधित यदि कोई मामला है तो उस मामले में वो क्या करेंगे, उच्च न्यायालयों में भी क्या करेंगे, सुनवाई का उनको अधिकार होता है। आगे देख लेते हैं, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है। तो भारत का महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी है। तो महाधिवक्ता क्या है, दूसरा विधि अधिकारी है, दूसरा विधि अधिकारी है जिसका प्रमुख कार्य महान्यायवादी की सहायता करना है। तो जो क्या है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का महाधिवक्ता है, उसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, महान्यायवादी की सहायता करना है, अटॉर्नी जनरल की सहायता करना है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। तो महान्यायवादी का जो पद है वो क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। वहीं महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर मात्र वैधानिक है। तो जो महाधिवक्ता है उसका पद क्या है, मात्र वैधानिक है, स्टैट्यूटरी है, जबकि जो महान्यायवादी है इसका पद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो अपर महाधिवक्ता क्या है, भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए की गई है। तो जो महाधिवक्ता है उसकी सहायता के लिए अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करी गई है। और जो अपर महाधिवक्ता का पद है यह पद भी वैधानिक है, तो ये पद भी क्या है, विधिक है। तो अब भारत के महान्यायवादी अब तक जो महान्यायवादी हुए हैं तो उनका नाम और कार्यकाल को देख लेते हैं। तो पहले जो MC सीतलवाड़ थे, पहले MC सीतलवाड़ 1950 से 1963 तक थे। CK दफ्तरी 1963 से 68 तक थे। नीरेन डे क्या थे दोस्तों, नीरेन डे 1968 से 1977 तक। चौथा CB गुप्ता 77 से 79। LN सिन्हा 1979 से 83। के पाराशरन 83 से 89। सोली साराभाजी 1989 से 90, 1989 से 90 तक थे, 1 साल इनका टाइम पीरियड था। और दोस्तों उसके बाद जी रामास्वामी 1990-92, मिलन के बनर्जी 1992-96, अशोक देसाई 1996-98, फिर से सॉली सौरभजी 98-2004 के लिए होते हैं, मिलन के बनर्जी 2004-2009, फिर उसके बाद दोस्तों जी.ई. वाहनवती 2009-14, मुकुल रोहतगी 2014 से 2017, के वेणुगोपाल 2017 से अब तक है। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं तो वो कौन है, तो वो के वेणुगोपाल हैं, और ये क्या है 2017 से कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रम भी इनका देख लेंगे कि इनका क्रम कौन सा है। मुकुल रोहतगी जी का तो 8वें ये हो गए जी रामास्वामी, 9वें मिलन के बनर्जी, 10वें अशोक देसाई, 11वें सॉली सौरभजी, 12वें मिलन के बनर्जी, 13वें नंबर के जी.ई. वाहनवटी, और मुकुल रोहतगी 13वें नंबर के, 14वें नंबर के वेणुगोपाल हैं। तो याद रखेंगे 2017 से अब तक ये कार्यरत हैं। भारत के वर्तमान विधि अधिकारी कौन है, तो भारत के वर्तमान विधि अधिकारी वर्तमान में
के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। तो वर्तमान में क्या है, के वेणुगोपाल क्या है, भारत के महान्यायवादी हैं। वर्तमान में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो जो क्या है महाधिवक्ता हैं वो कौन है, तो वो तुषार मेहता है। और अपर महाधिवक्ता क्रमशः महेश चंद्र चतुर्वेदी और मनीष गोयल है। तो 4 नाम आप लोगों को याद रखना है। प्रेजेंट में के वेणुगोपाल महान्यायवादी, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और अपर महाधिवक्ता में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में महेश चंद्र चतुर्वेदी और मनीष गोयल जी हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।